नमस्कार, मैं संकेत आवटे। ये जो सेशन है, पॉडकास्ट है, कंप्लीटली होगा हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे साथ है सतीश मिश्रा जी, जो कि हिंदी में बात करेंगे, उनको मराठी समझ में नहीं आती। वो है फंड मैनेजर। उनकी डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो 2003 साल में उन्होंने कंप्लीट किया है केमिकल इंजीनियरिंग। 2008 में एमबीए इन फिनांस। बहुत सारी कंपनी के साथ उन्होंने ऑलरेडी काम किया है, जैसे कि एज अ इक्विटी रिसर्च, जो ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स और इंजीनियरिंग में 4 साल का उनको एक्सपीरियंस था। उसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस उनको एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ है, जहां पे उन्होंने एज ए रिसर्च एनालिस्ट ऑयल, गैस और एग्रीकल्चर में काम किया है। 2017 से ये टाटा म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्मॉल कैप में, मिड कैप में और उसके साथ साथ टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी और टाटा हाइब्रिड में भी एज अ असिस्टेंट फंड मैनेजर बोल के काम किया है। अभी फिलहाल ये फंड मैनेजर है टाटा मिड कैप फंड के। तो ओवर टू सतीश मिश्रा जी, हम डिस्कस करेंगे। वेलकम सर। नमस्कार संकेत जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे अपने इस शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, मिड कैप कैसा है कि हमारे यहाँ जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। जैसे जो बड़ी 100 बड़ी कंपनियां होती हैं उनको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। उस 100 बड़ी कंपनी के बाद जो अगले 150 कंपनीज होते हैं, 101 से लेके 250 तक के, तो ये 150 कंपनी की जो लिस्ट है इनको हम लोग मिड कैप कहते हैं, और इसके नीचे की कंपनियों को स्मॉल कैप कहते हैं। Fine. तो एक्चुअली मिड कैप एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि नॉर्मली इसको देखने का ढंग ये है कि आप ये समझिए कि जो सेक्टर, ये जो कैटेगरी काफ़ी ग्रो हो चुका होता है, वो नॉर्मली लार्ज कैप बन चुके होते हैं। बल्कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हम लोग ग्रोथ, इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी, तो उस तरह के कैटेगरी में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप ये सब में ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर मिलते हैं जो अभी छोटे हैं, लेकिन विद ग्रोथ प्रॉब्ली आज से 5 साल 10 साल बाद वो बड़े बनेंगे। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम अभी मिड कैप में निवेश करते हैं तो क्या वो पैसा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, या लार्ज कैप में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा ज़्यादा फास्ट बढ़ने के चांसेस है? देखिए, इसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगा संकेत जी, कि किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि ये शेयर मार्केट में आप चाहे जिस भी कैटेगरी में लगा रहे हैं, ये शेयर प्राइस क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप वहां से हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत क्लियरली हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे अल्टीमेटली क्या है, अगर मैं मिड कैप फंड में क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, अब आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि विद टाइम उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे कंपनीज की शेयर प्राइस बढ़ेगी और आपके फंड का एनएवी बढ़ेगा। तो करेक्ट। अल्टीमेटली किसी भी कैटेगरी में हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉफिट बढ़े। अच्छा। ठीक है? तो अब इसमें ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब भी आप दो कैटेगरी का कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे भी आपने बोला कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस भी जंक्चर पे अभी हम लोग हैं, ठीक है, जिस भी कंट्री का जो माहौल है या जिस तरह का फोकस है टुवर्ड्स ग्रोथ, तो उसमें कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छा अर्निंग ग्रोथ देगी। तो मुझे लगता है कि ओके। इन द लॉन्ग टर्म जो भी कैटेगरी आपको ज्यादा अच्छा अर्निंग ग्रोथ देगी, उसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो नियर टर्म में हमेशा होता है कि नियर टर्म में कभी कभी सेंटिमेंट मैटर करता है ज्यादा, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हमेशा हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि जिस भी कैटेगरी की अर्निंग ग्रोथ ज्यादा अच्छी है वो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। एग्जैक्टली। सो अर्निंग ग्रोथ इन द सेंस सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हो आप, राइट? सो अर्निंग अर्निंग ग्रोथ से मेरा मतलब है सेल्स ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ। जी। ओके। अगर समझिए कोई कंपनी, बहुत सारी अभी न्यू एज कंपनीज है, वहां पे तो प्रॉफिट का नामो निशान भी नहीं होता है, मतलब राइट। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि लिस्ट तो हो गई है, बट करेक्ट। प्रॉफिट तो दिखता ही नहीं है, बट लॉसेस ही बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी स्टॉक में ग्रोथ दिखाई दे रही है। करेक्ट। तो वैसे केस में हम उन कंपनियों को कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें कैसा होता है ना कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि उसका एड्रेसेबल मार्केट कितना है। ओके। कई बार क्या होता है कि कोई सेक्टर है जो बहुत मैच्योर्ड सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री सालों से है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, पूरी एग्जैक्टली। बिजनेस मॉडल नोन है।
और 50 साल 100 साल से डिफरेंट बैंकिंग कंपनीज इंडिया में बाहर हैं। तो उस तरह के केस में क्या होता है कि जहाँ पे भी अर्निंग स्टेबल हो जाती है, जैसे अभी पेनिट्रेशन हमारी हो चुकी है, ठीक है, अगर आप पहले राइट। बोलिए कि मान लीजिए पहले पेनिट्रेशन कम थी, फिर धीरे धीरे हम लोग कुछ सेगमेंट में पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो जब किसी भी इंडस्ट्री में सैचुरेशन आ जाता है या आप कह सकते हो स्टेबलाइजेशन आ जाती है, तब वहां पे हम लोग अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करते हैं। ओके ओके। लेकिन कई सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लीजिए कि अगर कोई भी आप न्यू एज, तो ये सारे सेक्टर्स अभी इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। एग्जैक्टली लाइक फूड डिलीवरीज वगैरह जहाँ यस, पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और करेक्ट, उनके प्रॉफिट भी देखो तो आपको कभी प्रॉफिट देखने नहीं मिलेंगे। फिर राइट, भी बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही है प्रॉफिट दिखाने की। करेक्ट, बट मेजरली लॉस ही हो रहा है उन लोगों का। राइट। लेकिन उनमें कैसा होता है कि जब कोई इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि मेरे फंड में अभी नहीं है कोई स्टॉक, मैं ओके। बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि आप हमेशा इस तरह से देखते हो कि अगर मान लीजिए कोई नई सेगमेंट है और नई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आई है, तो डेफिनेटली शुरू के समय में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी उसमें प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन आप इस तरह से हमेशा देखते हो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा मिलता है किसी भी सेगमेंट में, जो सबसे पहला उसमें एंटर करता है। और हम्म। आप इस तरह से विजुलाइज करते हो कि अगर आपको, जैसे अभी आपने फूड डिलीवरी की बात की, ठीक है, तो इसमें हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि क्या पेनिट्रेशन है, और उसके बाद ये बिजनेस 5 साल 10 साल 20 साल में कितना बड़ा बन सकता है, और लोग उसके ओके। हिसाब से वैल्यू करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट बिजनेस मॉडल को वैल्यू करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी एट द एंड तो सब कुछ वही है कि प्रॉफिट बनेगा तभी आपका शेयर प्राइस एग्जैक्ट। चलेगी। तो आपको क्या लगता है सर, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन है एज ए लेमैन कि समझो कोई कंपनी अभी फिलहाल लॉस कर रही है। राइट, न्यू एज कंपनी है कोई भी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है फूड डिलीवरी कंपनी या कोई नई नई फिनटेक कंपनी। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन पे मेजरली स्पेंडिंग कर रही है। क्योंकि मिड कैप में इन्वेस्ट करने का मकसद लोगों का यही होता है कि मिड रेंज की कंपनी है। बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं है, क्योंकि माइक्रो कैप या एकदम स्मॉल कैप जैसी कोई कंपनी हो या डूब सकती है, बंद हो सकती है, या पेनी स्टॉक वगैरह होते हैं उनसे तो कुछ लोग डरते हैं, बट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी होता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मिड कैप कंपनी है तो वो बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि यूएस में कोई कंपनियां होती है, चाइना में कोई कंपनियां उस सेगमेंट में होती है जो बहुत बड़ी बन चुकी होती है। बट वो सेम बिजनेस अभी इंडिया में उन्होंने शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल ओला का ले लो, अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है फिर भी बहुत वैसा सेम मॉडल चाइना में सक्सेसफुल है या यूएस में सक्सेसफुल है, इसीलिए लोगों को लगता है कि इंडिया में भी हो सकता है। तो उस वजह से बहुत सारे लोग उसमें निवेश करना चाहते हैं। वैसे केस में उनको क्या देखना चाहिए, आपको क्या लगता है, या करना चाहिए निवेश या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या देखना चाहिए? देखिए, तो इसको मैं बताता हूँ कि जैसे हम लोग जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हम लोग कैसे इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि जैसे आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, नए नए ये सब न्यू एज कंपनीज आ रहे हैं आपके सामने, और हम लोग राइट। को भी ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि इसको हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं करना है। तो मैं अपना थॉट बताता हूँ, मैं किस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और उस पूरे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में इस तरह की कंपनियों को जगह मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, तो मैं अपना थॉट आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कैसा होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अगर ग्रोथ को प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग मिड कैप में आते हैं। दूसरा, एक मिड कैप एग्जैक्टली। में बड़ा अच्छा एडवांटेज है जो आपने भी हाईलाइट किया, कि अगर हम मिड कैप का साइज देखिए, जैसे मार्केट कैप हम्म। का जो रेंज है मिड कैप का, तो एवरी 6 मंथ्स पे ये लिस्ट चेंज होती है। लेकिन अगर आप पिछला लिस्ट देखिए जो 31 दिसंबर आई थी, तो जो सबसे छोटी कंपनी थी मिड कैप की, उसका भी मार्केट कैप करीब 22,000 करोड़ था, और जी जी, जो सबसे बड़ी बिल्कुल। मिड कैप कंपनी थी उसका मार्केट कैप करीब 64,000 करोड़ था। तो जो रेंज था आपका वो 22,000 करोड़ से लेके 64,000 करोड़ था। तो पहले तो ये है कि आप बहुत ही स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जी। कंपनी वाइज आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। 22,000 करोड़ अगर सबसे छोटी मिड कैप कंपनी है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी वाइज चीजें बहुत अच्छी हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई सेक्टर या कंपनीज आती हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का कैसा अप्रोच होता है कि सबसे पहले आप समझिए, जैसे हम लोग अपने एनालिसिस के टर्म में आप लोगों ने सुना होगा कि एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, दूसरा एक बॉटम अप अप्रोच होता है। ओके। तो मैं थोड़ा और सिंपल करता हूँ। टॉप डाउन में क्या होता है कि आप हमेशा किसी कंट्री का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हो,
कि क्या ट्रेंड है एट अ कंट्री लेवल। ठीक है। और ओके। बॉटम अप अप्रोच में होता है कि आप कंपनीज को समझने की कोशिश करते हो कि कंपनी क्या कर रही है और कंपनी क्या कर सकती है। तो हम लोग जब अपनी ओके। पोर्टफोलियो बनाते हैं तो दोनों का मिक्स होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे बहुत अच्छा क्लियर होगा। और कैसे मैंने अपना मिड कैप पोर्टफोलियो बनाया है ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं अभी बोलूं कि इंडिया एज ए कंट्री में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि हम लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं हम लोग का व्यू होता है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो अगले 3 साल 5 साल या उससे भी लंबे पीरियड रुकने वाले हैं। तो अभी जैसे ओके। मैं बात करूं कि टॉप डाउन गवर्नमेंट की तरफ से या कंट्री लेवल पे अगर हम लोग ऊपर से देखें, जैसे कहते हैं कि ईगल आई व्यू, तो आपको क्या क्या चीज दिखेगी। तो अभी आप ऐसा देखोगे, आप पूरे दुनिया को सबसे पहले अपने सामने रखो, तो आप देखोगे कि एक तरफ आपका यूएसए है। यूएसए में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ग्रोथ स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग इन्फ्लेशन को कंटेन करें। तो एक ये चल रही है। दूसरा आप यूरोप पे आओगे तो यूरोप में भी आप देखोगे ग्रोथ का चैलेंज है, इन्फ्लेशन का चैलेंज है। थर्ड आप चाइना में देखोगे तो चाइना में जो पहले 7-8% टाइप का ग्रोथ रहा करता था, अब न्यू नॉर्मल इज क्लोज टू 5%। तो ये आपका ग्लोबल लैंडस्केप हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया पे आओगे तो इंडिया में आप देखोगे कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 6.5% से 7%, तो 7% प्लस माइनस के रेंज में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो डेफिनेटली करेक्ट। इंडिया का ग्रोथ अगर आप बाकी कंट्री से कंपेयर करेंगे इस साइज पे, तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। ठीक है। तो ये एक करेक्ट। ट्रेंड आपको मिला, दैट इज वन। सेकंड आप ट्रेंड देखोगे कि जो इन्फ्लेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से यूएस यूरोप में थी इतना ज्यादा, इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन्फ्लेशन रिलेटेड। ओके। ओके। ठीक है। तो यहां से हमने कैसे समराइज किया कि इन्फ्लेशन रिलेटेड इंडिया में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, बट डेफिनेटली यूएस में जो होगा वो मैटर करेगा हमें भी, क्योंकि यूएस इज अ वेरी लार्ज इकोनॉमी। सेकंड हमने क्या कंक्लूड किया कि ग्रोथ यहाँ काफी अच्छा है, 7% के आसपास हम्म। जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है। तो दिस इज अवर फर्स्ट सेट ऑफ एनालिसिस। फिर हम लोग फर्दर नीचे जाते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल सर, पहले ये हमने देखा कि इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इंडिया में। करेक्ट। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सही नहीं है, अगर भारत ही बढ़ने वाला नहीं है आगे जाके, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके फायदा क्या है? एग्जैक्टली। तो अगर दुनिया में चलो बहुत सारे सेक्टर चलने वाले हैं, चलो बैंकिंग चलने वाला है, आईटी चलने वाला है, या फूड में चलने वाला है, जो भी सेक्टर्स है चलने वाले हैं, बट इंडिया ही ग्रो करने वाला नहीं है, तो फायदा ही नहीं है वो सेक्टर में इन्वेस्ट करके। सो एग्जैक्ट। पहले हमने ये एनालाइज किया कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सही है क्या, नहीं है। उसके बाद में स्टेबिलिटी क्या है, राइट। इन्फ्लेशन हो या बाकी सारी चीजें पॉलिटिकली, तो हमने वो थोड़ा एनालाइज करके देखा कि आगे जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बिल्कुल। सो ये दो चीजें तो हमने पहले देख ली, और करेक्ट। उसके आगे। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे अब आप समझ गए कि हाँ इंडिया में 7% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ विजिबिलिटी आपको दिख रही है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। फिर आप क्या समझने की कोशिश करते हो कि कौन से सेक्टर्स हैं कि जो इससे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे या कम बेनिफिट करेंगे, क्योंकि हम लोग के ओके। पोर्टफोलियो हम लोग कई सेक्टर्स पे ओवरवेट जाते हैं, कई सेक्टर्स पे अंडरवेट जाते हैं। तो हम्म। अभी जैसे फिर मैं आपको थोड़ा सा के सिंपल टर्म में समझाऊं कि जैसे अगर अगेन आप जीडीपी देखिए, तो जीडीपी बेसिकली किसी कंट्री का जीडीपी क्या है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला बोलते हैं कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट, यही तीन चीज मिलकर जीडीपी बनती है। करेक्ट। करेक्ट। तो अब हम लोग फिर फर्दर देखते हैं कि इन तीनों चीज में, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा फोकस है। जैसे आप लोग हम लोग डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज सुनते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ हम्म। रही है, पीएलआई स्कीम आ रही है, चैंपियन सेक्टर्स हैं, कई कई जो भी अपने न्यूज में हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने लैंडस्केप बताया कि कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस है, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस है, एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस है। ठीक है। करेक्ट। तो अभी अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। ठीक है। तो जैसे आप इंडिया में जैसे आरबीआई और इन सब का आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो ये लोग ब्रॉडली पूरे जीडीपी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है जो कि कंजम्पशन ड्रिवन होता है, दूसरा होता है जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिसको आप सिंपल टर्म में इस तरह समझिए कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग कम समय में कंज्यूम कर रहे हैं, नियर टर्म में कंज्यूम कर ले रहे हैं, जैसे हम लोग खाना पीना एक दिन में कंज्यूम कर लिए, कहीं आप घूमने करेक्ट। 10 दिन 15 दिन में कंज्यूम हो गया, कोई चीज आप महीने भर में कंज्यूम कर लोगे। तो जितनी भी चीज आप कम पीरियड में कंज्यूम कर लेते हो वो सारा कंजम्पशन पार्ट हो गया।
और फिर सेकंड पार्ट हो गया जिसमें आप कोई कैपिटल बनाते हो, कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हो जिसको आप कंज्यूम करोगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके ओके। ठीक है, तो आप उस तरह से देखोगे कि कंजम्पशन में क्या क्या हो रहा है और फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद फिर आप समझोगे कि जैसे अगर जैसे हम लोग पॉलिसीज के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट भी 7% जीडीपी ग्रोथ टारगेट कर रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जीडीपी तो यही है आपका करेक्ट। कंजम्पशन प्लस जो भी कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कंजम्पशन में तो ठीक है, कंजम्पशन में भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है या फिर जो पर कैपिटा इंडिया का बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन भी एक अपने पेस से बढ़ रहा है। लेकिन कंजम्पशन में अगेन वी हैव सम लिमिटेशन, जैसे कि मॉनसून पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टिल इंडिया में एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, मॉनसून पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कई करेक्ट। चीज़ों पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे आप मॉनसून के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस तरह के जी। केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, तो कभी भी कोई कंट्री अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज से जाती है, जैसे हम लोग इंडिया के लिए बात कर रहे हैं कि 7% प्लस ग्रोथ फेज आ सकता है जीडीपी ग्रोथ, तो उस केस ओके। में आप देखोगे कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहेगा, तभी आप अच्छा। 7% जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेवल एनालिसिस हो गया कि कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ अच्छा होना है, कम से कम 10% प्लस होना है, तभी आप कंट्री लेवल पे 7% का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो जीडीपी ग्रोथ का। बट कंजम्पशन से ज्यादा कैपिटल का होना चाहिए ऐसे आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि इसमें क्या बट वो क्लियरली आप बोल रहे हो कि सिर्फ मानसून को नहीं मद्देनजर नहीं नहीं रखते नहीं हुए? नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम्म। कैसा है कि जैसे अगर आप पूरे इंडिया लेवल पे देखेंगे तो रफली 1/3 या उससे भी कम है कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट जो मैंने बताया कैपिटल का शेयर, वो 2/3 कंजम्पशन है, 2/3 से थोड़ा ज्यादा, और 1/3 से कम है कैपिटल फॉर्मेशन। तो ओके। कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगेन देयर आर मल्टीपल पार्ट्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला कि कैपिटल फॉर्म करना मतलब फिक्स्ड एसेट बनाना। अब आप ऐसे सोचिए कि फिक्स्ड एसेट कौन कौन बना सकता है। फिक्स्ड एसेट एक गवर्नमेंट बना सकती है, जिसको हम लोग पब्लिक कैपेक्स बोलते हैं, जैसे रोड रेल ब्रिज बुलेट ट्रेन, जितनी भी चीजें हो रही हैं ये गवर्नमेंट की कैपेक्स हो गई। तो एक ये सेट ऑफ कैपेक्स हुई। दूसरी सेट ऑफ कैपेक्स हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कैपेक्स, जैसे नए नए जो प्राइवेट अच्छा। कंपनीज हैं, नया नया ये लोग फैक्ट्रीज खोले, नया पावर प्लांट आए, नया स्टील प्लांट आए, नई सीमेंट प्लांट आई, नई केमिकल प्लांट आई, तो ये सारा प्राइवेट कैपेक्स हो गया। और थर्ड हम्म। कैपेक्स क्या हो सकता है, जो पर्सनल कैपेक्स हो सकता है, जैसे हम और आप अगर नई घर बनाए, ठीक है, तो उसको करेक्ट। हम लंबे समय तक यूज करने वाले हैं घर को। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके ये तीन पार्ट होते हैं, पब्लिक कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स और पर्सनल कैपेक्स। और तो कंज्यूम भी जो हम करने वाले हैं वो हाँ, कंज्यूम करने के लिए कुछ तो आपके पास एसेट भी चाहिए ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ खाना पीने की चीजें भी कंज्यूम कर रहा हूँ तो राइट, उसको बनाने के लिए फैक्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल सो अगेन बिल्कुल, वो कैपेक्स पे आ गया और एक बड़ा कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करेक्ट प्रिसाइजली। तो करेक्ट। इंडिया में अभी एडवांटेज क्या है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हम्म। ठीक है, तो हम लोग का कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा विथ टाइम। ठीक है, जैसे आप खुद भी अपने लाइफ टाइम में देख सकते हैं, जैसे कि एक बहुत सिंपल थ्योरी है कि जब कम पैसा होता है तो सबसे पहले आप रोटी कपड़ा मकान सोचते हो। उसके करेक्ट। बाद आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो फिर आप सोचने लग जाते हो कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजो, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो अच्छे हॉस्पिटल्स में लोग जाएं। उसके बाद फिर कुछ सरप्लस आता है, तब फिर वो डिस्क्रिशनरी में ऐड होने लग जाता है। डिस्क्रिशनरी में ऐड का मतलब कि आप की काम छोटे कार से चल सकता था, लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं मैं थोड़ी बड़ी कार ले लूँ, थोड़ी लग्जरी कर ले लेते हैं। थोड़ी लग्जरी कार ले करेक्ट। लूँ, साल में एक बार कहीं घूमने जाऊं, रूम को घर को रेनोवेट कर लूं। तो इंडिया भी जिस स्टेज से जा रहा है, तो इंडिया इज नाउ क्रॉसिंग इनटू द थर्ड लेवल। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंट्री जब $2,500 पर कैपिटा क्रॉस करने लग जाती है, 2,000 2,500, जिसपे अभी इंडिया है, तो आप देखेंगे इवेंचुअली हमारा डिस्क्रिशनरी बढ़ेगा, तो अच्छा। कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। तो आपने जैसा कहा कि कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, नई फैक्ट्री आनी चाहिए, नए, अगर नए हम और आप नई गाड़ी खरीदेंगे उसके लिए अच्छे हाईवेज होने चाहिए, ब्रिज होना चाहिए। अगर हम लोग हर साल घूमने का हम लोग का डिमांड है,
तो बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स आएंगे। करेक्ट तो करेक्ट। इस तरह से ये सारी चीजें लिंक होती हैं। तो पहले हम लोग ये पूरा समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे। ओके ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ये लैंडस्केप बताया कि मेरे हिसाब से जो कैपिटल फॉर्मेशन है उस पर काफी फोकस रहेगा। इवन हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट का कैपेक्स काफी अच्छा है, और नए नए स्कीम्स आ रहे हैं, जैसे पीएलआई स्कीम आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप सुन रहे होंगे। तो वो सारे जी पीएलआई स्कीम्स का बेसिकली इंटेंट क्या है कि आप प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ाओ। बिल्कुल। जी। और उसके बाद जो पर्सनल कैपेक्स वाला है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गांव में एक प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, जो हर गरीब को एक पक्का मकान का चल रहा है। इवन आप सिटीज में भी देख सकते हैं, रेरा के आने के बाद और पिछले कुछ साल में रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी अच्छा रिवाइव किया है। तो इस तरह से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो ये कैपिटल फॉर्मेशन वाला पीस है उसका ग्रोथ, अगर पूरी कंट्री का ग्रोथ मैं 7% बोल रहा हूँ, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ कम से कम 12 से 15% होगा, तभी जाके आप 7% अचीव कर सकते ओके हैं। राइट। ओके, मतलब ये सेक्टर अगर 12 से 15% से बढ़ेगा तभी गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है कि जीडीपी की ग्रोथ 7% या सेवन करेक्ट। परसेंट के आसपास होनी चाहिए, वो अचीव हो जाएगी, राइट। सो राइट। थोड़ा सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ पीएलआई स्कीम के बारे में, मतलब थोड़ा और जानकारी मुझे चाहिए थी क्योंकि लोगों को समझ में आए पीएलआई स्कीम एक्चुअल में होती क्या है। राइट। तो देखिए, पीएलआई स्कीम को बड़े सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं। इसका पूरा कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं चाह रहा हूं कि आप नई फैक्ट्री लगाओ, ठीक है। गवर्नमेंट का ओके। अल्टीमेटली इंटेंट है कि नए नए इन्वेस्टमेंट्स हो। तो मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है अभी, और मान लीजिए कि वो 100 टन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जो भी उनका कैपेसिटी है करंट। तो पीएलआई स्कीम में मैं आपको क्या बोलूंगा कि उस 100 टन के ऊपर आप जितना भी एडिशनल प्रोड्यूस करोगे, ओके। उसके लिए जो भी आप कैपेक्स लगाओगे, उसमें मैं आपको कुछ इंसेंटिव दूंगा। तो दैट इज प्रोडक्शन एग्जैक्टली। इंसेंटिव। तो अभी आप अभी तक 100 कर रहे थे, अब आप नया कैपेक्स लगाओगे, नया इन्वेस्टमेंट करोगे, और मान लीजिए आप उस 100 को बढ़ा के आपने 300 कर दिया, 200 कर दिया, तो जो एडिशनल आप 100 या 200 प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। अब ये क्यों बहुत जरूरी है, पहले हम लोग को ये समझना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया के केस में किसी भी कंट्री को आप समझोगे तो कंट्रीज में बेसिकली दो तीन ब्रॉडर डिवीजन होता है। एक होता है एग्री इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होते हैं। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। और थर्ड होता है करेक्ट। सर्विसेज के रिलेटेड। ओके। ठीक है। तो इंडिया के केस में जैसे हम लोग, अगर आप 70s 80s तक जाइए, तो जब नए नए फर्टिलाइजर प्लांट आ रहे थे, बेसिकली उस समय हम लोग का दूध क्रांति, हरित क्रांति, ये सब चल रही थी। उसके बाद करेक्ट। अर्ली 90s से हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गए और हमने सॉफ्टवेयर में काफी अच्छा किया। तो करेक्ट। एक बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फोकस था, वो समहाउ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बड़े नहीं हो पाए। करेक्ट है। तो अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो बहुत क्लियर है कि अब हम लोग का क्या है कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे से ग्रो करना है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से ग्रो करेगी तो एज अ कंट्री ऑल्सो हम लोग 7% के आसपास का ग्रो जीडीपी करेंगे। अचीव करेंगे। सो सिंपल सर, मुझे ये लगता है कि अगर जीडीपी ग्रो करनी है तो आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो राइट। गवर्नमेंट मेजरली उन प्रोडक्ट पे फोकस करी होगी जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और जिसका कंजम्पशन आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उस केस में गवर्नमेंट चाहती होगी कि उसका प्रोडक्शन अपने ही देश में हो ताकि इंपोर्ट भी कम हो जाए। सो उस वजह से कुछ इंसेंटिव कंपनियों को मिलता है ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाए और इंडिया में ही उसको प्रोड्यूस करे ताकि हमारे जीडीपी को भी फायदा हो और इंडस्ट्री को भी फायदा हो, राइट। बिल्कुल सही चीज संकेत जी आपने बोला। लेकिन इसमें तो बेसिकली गवर्नमेंट तीन चीजें ट्राई कर रही है, जिसमें से एक चीज आपने पूरा अच्छे से समराइज किया कि हम लोग इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है। दूसरा, लेकिन इसके साथ एक सेकंड चीज गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, जैसे अगर अभी आप देखो कि कई जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे यूरोप की आप बात कीजिए, तो अब ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी है, इन सब में अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा वायबल नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो एक दूसरा अपॉर्चुनिटी हमारे पास, इंडिया जैसी कंट्री के पास ये भी है
कि आप किन चीजों में एक्सपोर्ट आप अपना बढ़ा सकते हो। करेक्ट। तो एक सेट ऑफ आपके पास अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो। हम्म। सेकेंड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें जिसमें आपके पास कैपेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कोई ऑटो एंसिलरी में कोई प्रोडक्ट है जिसमें कि आपके पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छा है, आपका प्रोडक्ट काफी अच्छा है, ठीक है, ओके। जिसको आप यूएस यूरोप कहीं भी बेच सकते हो बेस्ड ऑन द क्वालिटी। हम्म। तो आपका कॉस्ट डेफिनेटली यूएस यूरोप से कम रहेगा। ओके। तो वहां पे भी गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करेगी कि हम्म। आप उसमें कैपेसिटी डालो और ताकि आप उसको एक्सपोर्ट करो। तो जैसे एक्सपोर्ट मैंने करो। जी, तो जैसे मैंने जीडीपी का आपको तीन पार्ट बताया था, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो थर्ड एक्सपोर्ट पे भी तो कई सेक्टर पे जहां पीएलआई आ रही है वहां पे गवर्नमेंट का इंटेंट ये भी है कि आप उन सब सेक्टर्स में अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा सको। एग्जैक्ट। ओके ओके। और इसमें एक थर्ड और होता है। इसमें थर्ड ये होता है जैसे कि कई चीजें ऐसी हैं जो नई हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि हम हम्म। कंजम्पशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना या एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में हुआ। जैसे अभी मैं ओके। बोलूँ आपको कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, जैसे आप हाइड्रोजन आजकल पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है, और अभी जितना सुन रहे हैं 2 साल 4 साल बाद उससे बहुत ज्यादा सुनेंगे, ठीक है, तो काफी काम अच्छा। हाइड्रोजन पे चल रहा है। और उसी के रिलेटेड जैसे सोलर या फिर बैटरी स्टोरेज, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी छोटी है लेकिन अगले 5 साल 10 साल में बहुत बड़ी हो सकती है। बड़ी हो सकती है। ओके। तो इस तरह के सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स देती है। ओके। तो बेसिकली पीएलआई स्कीम ये हम्म। तीनों जगह होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हम्म। एंड अपकमिंग सेक्टर्स। ओके सर, एक क्विक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्योंकि उसी कॉन्टेस्ट में है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अभी इलेक्शंस भी आ रही है। राइट। ओके। एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने या आप बोल सकते हो कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी ने ये सब शुरू किया है, राइट? पीएलआई स्कीम वगैरह देना, या आप बोल सकते हो मोदी सरकार ने ये सब शुरू किया है। अगर समझो इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो राइट। उस केस में ये जो सारा प्लान है वो कुछ चेंज होने के चांसेस है? इस पे कुछ इम्पैक्ट होगा? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? देखिए, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट काफी मैटर करती है, ठीक है, और इसमें ज्यादा मैटर करती है नए डिसीजन लेने में। ओके। कंटिन्यूएशन रहता है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जो पॉलिसी स्कीम्स चल रहे हैं कोई बंद नहीं करता है उसको, ठीक है, वो सब एग्जैक्टली। कंटिन्यू होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का बहुत रिक्वायरमेंट होता है कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने में, हम्म। ठीक है। तो जैसे अभी जो नॉर्मल एक पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी का एक मतलब अभी सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज हैं उनका कंटिन्यूएशन होगा। ओके। तो अभी उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो मतलब हम लोग अपने हाँ, तो मतलब इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे टाटा ग्रुप है, 4 पीढ़ी से वो चलता आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पीढ़ी चेंज हो जाए इसका मतलब वो ग्रुप बंद हो जाएगा। वैसे ही देश में कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, बट थोड़ा ऊपर नीचे रिजल्ट में हो सकता है, इतना ही। बस बिल्कुल। मेजर ड्रास्टिकली कोई मेजर नहीं, होगा ऐसे नहीं लगता है, राइट? इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अगर पिछला जाइए, जैसे 99 से 2004 बीजेपी हम्म। गवर्नमेंट थी। ओके। उस समय भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए होंगे, कई कैपेक्स पॉलिसीज। उसके बाद फिर यूपीए गवर्नमेंट आई, हम्म। ठीक है, तो हमने देखा यूपीए वन में भी अपना जीडीपी ग्रोथ 8% प्लस था। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि सारे कैपेक्स उस समय स्टार्ट हुए होंगे, कुछ कैपेक्स होंगे जो पहले से भी स्टार्ट हुए होंगे, जो कंप्लीट हुए होंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि मतलब हम्म। थोड़े छोटे टर्म में इम्पैक्ट कर सकती है, 3 महीने 6 महीने में। लेकिन एट द एंड मैंने जैसे बताया कि अल्टीमेटली आपको जो शेयर मार्केट में रिटर्न मिल रहा है या म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न आपको मिलेगा जो अर्निंग ग्रोथ होने वाली है। करेक्ट। जी। बिल्कुल सर। वापस आते हैं हम जीडीपी पे। हाँ, ठीक है। तो अभी अब जैसे मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट हम्म। में फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये तो जैसे मैंने ओके। आपको ब्रॉडर बताया, ठीक है। तो पहला तो जैसे मैंने बताया कि हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में हमेशा ये रहता है कि आप अगले 3 साल 5 साल 7 साल को दिमाग में रख के बना रहे हैं, कभी भी आप बहुत नियर टर्म पे नहीं बनाते हो, ठीक अच्छा, है। तो पहले आपने ये सारा एनालिसिस किया पोर्टफोलियो हाँ, बनाने से पहले, और करेक्ट। आपका अगला विजन है कि 5 से 7 साल मिनिमम आपको उसमें रहना है।
हाँ मतलब मतलब ऐसा कोई स्टॉक्स आप नहीं चूज करते जो आप सोच रहे होंगे कि चलो ये 2-3 साल में थोड़ा पुश हो जाएगा, या 6 महीने के लिए पुश होगा, मैं ऐड करके रख देता हूँ, बाद में निकल जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे एक पोर्टफोलियो में दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल पार्ट होता है और दूसरा होता है हम्म। टैक्टिकल होता है। ओके। ठीक है। तो जैसे हमारा करीब करीब आप समझ सकते हैं 80-90% जो पोर्टफोलियो होती है वो स्ट्रक्चरल होती है, जिसमें मुझे 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह से लंबे पीरियड में। ठीक है। हम्म। लेकिन एट द सेम टाइम छोटा पोर्टफोलियो, एक 10-15% का पोर्टफोलियो जिसको हम लोग टैक्टिकल बोलते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ आपको 6 महीने के लिए अच्छी लग रही है, 1 साल के लिए अच्छी लग रही है, तो नॉर्मली 1 साल तक के पीरियड को हम लोग शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और अगर 1 साल से लंबी पीरियड है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं। ओके। ठीक है। तो अभी जैसे फॉर ठीक। एग्जाम्पल अगर मैं अभी इसी कॉन्टेक्स्ट को लाऊं जो मैंने अपने टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बताया, तो अभी इसमें आप सबसे पहले हमेशा देखोगे अपने आप को कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम्स, तो ये सारे ऐसे थीम्स हैं जिसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि अगले 3 साल 5 साल तक गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी इधर फोकस्ड रहेगा। ओके। ठीक है। तो ओके। ये आपका एक स्ट्रक्चरल कॉल हुआ कि आपको जो हम्म। कंपनी में अच्छी कंपनी मिल रही है, आप अच्छी कंपनी लो। ठीक है। और पूरे इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आप देखोगे अगले 3 साल 5 साल, और जिस तरह से गवर्नमेंट का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंचना है, 7 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंचना है, तो अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस है। ओके। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कि कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना+1 एक टर्म सुनते होंगे। हम्म। तो चाइना+1 बेसिकली क्या है कि जैसे जब कोविड आया, तो कोविड कई कई कमोडिटीज में, केमिकल्स मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, कई जगह आप देखोगे कि चाइना का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। करेक्ट। ठीक करेक्ट। है। तो कोविड के समय कई कंट्रीज ने, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूएस यूरोप जापान, यहाँ पे एक ट्रेंड चालू हुआ कि अपने आप को थोड़ा चाइना से आप डाइवर्सिफाई करो। तो ओके। चाइना+1 मतलब कि कोई और भी एक कंट्री होनी चाहिए मिनिमम, एक कंट्री या दो हम्म। कंट्री, जहां से भी आप अपना सप्लाई चेन ले रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रॉ मटेरियल के लिए आपका 100% डिपेंडेंसी चाइना पे है। ओके। तो ओके। इसको इसके लिए एक टर्म चालू हुआ चाइना+1 या चाइना+N। मतलब कि जो भी एक यूरोप की कंपनी थी, वो मान लीजिए आज तक अपना मेजर रॉ मटेरियल चाइना से ले रही थी, तो अब वो देखिए कि चाइना के साथ एक मुझे कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी मिल जाए। ओके। करेक्ट है। तो अब ये भी एक ऐसी थीम है जो स्ट्रक्चरल थीम है। ये 3 महीने 6 महीने वाली थीम नहीं है, ये अगले 3 साल 5 साल 7 साल वाली थीम है। ठीक है। हम्म। आपको अगर कोई कंपनीज इन सब में मिलती है, तो दैट इज अगेन समथिंग कि आपका वो स्ट्रक्चरल कॉल हुआ। फिर उसके बाद जैसे डिफेंस, डिफेंस में आप देख रहे होगे बहुत सारी पॉलिसीज आ रही है, गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। तो डिफेंस में जैसे हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और डिफेंस एक्सपेंडिचर करेक्ट। भी हर साल बहुत ज्यादा है। तो अगेन जिस तरह से अगर आप गवर्नमेंट का पॉलिसी देखिए, तो उससे ये समझ में आता है कि अगेन अगले 5 साल के लिए आप कॉल ले सकते हो कि डिफेंस में बहुत काम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है। हम्म। ठीक है। तो आप उस तरह की कंपनी जो उस वैल्यू चेन में है, या जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन अपकमिंग सेक्टर कि अगले 3 साल 5 साल 7 साल में आप देखोगे वो बड़ा होता जाएगा। सो हाइड्रोजन का सर यूज केस कहाँ पे आप ज्यादा मानते हो? ऑटोमोबाइल में? नहीं नहीं, ऑटोमोबाइल तो बात का है। सबसे पहले जो ओके। यूज केस होगा हाइड्रोजन का, वो होगा आपके रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर में। ऑलरेडी ओके। ऑलरेडी हम लोग इन सब जगह पे यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बाहर से इंपोर्टेड गैस यूज करते हैं। ओके, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी हमें दिख रही है। करेक्ट। करेक्ट। तो इस जैसे तरह, बहुत सारे बड़े बड़े लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन में। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग पहले तो इस तरह के कई सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अभी मैंने सारे सेक्टर्स बताए। तो मिड कैप जैसे पोर्टफोलियो में हमेशा ट्राई करते हैं कि अगर आप कोई थीम है जिसमें आप 3 साल 5 साल के लिए बहुत श्योर हैं, तो अगर आपको एक अच्छी हम्म। कंपनी मिल रही है उसमें आप इन्वेस्ट करो, टाइम दो, और उसमें आप पैसा बनाओगे। दूसरा एक और ओके। बड़ा एडवांटेज क्या है मिड कैप के साथ, जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा काम चल रहा है। ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग अपना कैपेक्स हुआ है, ये कैपेक्स जो प्राइवेट कंपनीज का कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुआ है, ये करीब 10 साल के गैप के बाद स्टार्ट हुआ है। मतलब पिछली जो ओके। प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल थी वो समझिए कि अर्ली 2000 में बहुत अच्छी चल रही थी, जो ग्लोबल हम्म। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फिर थोड़ी थोड़ी
स्लो हो गई। और 10-12 साल के बाद अब फिर बहुत ज्यादा फोकस स्टार्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पे। ओके। तो यहाँ पे एक मिड कैप को क्या एडवांटेज हो जाता है, जैसे अगर कोई सेक्टर बहुत लंबे समय तक नहीं चली है, तो आप बाय हम्म। डिफॉल्ट देखोगे कि उस सेक्टर के बहुत सारी कंपनीज के लीडर मिड कैप में रहेंगे, क्योंकि वो चली नहीं है बहुत ज्यादा। करेक्ट। तो जैसे अगर मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो अभी आप इस तरह सोचना चालू करो कि जैसे मान लीजिए कि कोई नया फैक्ट्री लगना है, चाहे वो केमिकल की हो, चाहे टेक्सटाइल की हो, या फिर एपीआई की हो, फूड प्रोसेसिंग की हो। ओके। आप जस्ट एक एक इक्विपमेंट सोचना चालू कीजिए। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर ट्यूब्स चाहिए जिससे आपको फैक्ट्री खड़ा करना है। आप देखोगे हम्म। उसका जो लीडर है वो अभी तक मिड कैप है। करेक्ट। सबसे सबसे बड़ा इक्विपमेंट क्या होता है किसी फैक्ट्री के लिए? बॉयलर। बॉयलर के इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं आप देखोगे उनमें जो टॉप प्लेयर्स हैं, लीडर्स हैं, वो अभी तक मिड कैप में हैं। आपको इंजन, अच्छा। बैकअप, जेनसेट, ये सब चाहिए, लीडर अभी तक मिड कैप में है। आप हम्म। प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पाइप चाहिए, लीडर अभी तक मिड कैप में है। करेक्ट। तो करेक्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मिड कैप के साथ एक एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। करेक्ट। जैसे अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की बात करेंगे, वहां पे आपको 8-10 सेक्टर मान लीजिए मिलेंगे लार्ज कैप हम्म। इंडेक्स के अंदर। वही आप मिड कैप बिल्कुल। इंडेक्स की बात करेंगे, वहां पे आपको 20 सेक्टर मिलेंगे। तो जो एग्जैक्टली। जो नए 8-10 सेक्टर ऐड हुए, मतलब उस 8-10 सेक्टर के जो लीडर्स हैं वो अभी तक मिड कैप में हैं। तो कहने का मतलब है करेक्ट है। कि मैन्युफैक्चरिंग का जो मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिड कैप कैटेगरी को रहेगा। तो हम लोग अपने करेक्ट। पोर्टफोलियो में भी कोशिश करते हैं कि आप अपने स्टॉक्स इस तरह से रखो कि जो भी आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है 3 साल 5 साल के हिसाब से, तो आप उन सब कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखो और बेनिफिट करो। ओके। ओके। तो आपने सर ऊपर से लेके नीचे तक आते वक्त लास्ट में आपने सेक्टर्स देखे। अब करेक्ट। सेक्टर्स से आप स्टॉक चूज करोगे, करेक्ट। तब आप क्या देखोगे उसमें, किस प्रकार से स्टॉक चूज अब करते हो? यहाँ पे अब आता है बॉटम अप। जैसे मैंने बताया कि करेक्ट। टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ठीक करेक्ट। है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड किया कि हम्म। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है, या कैपेक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगले 3 साल 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहिए। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके ओके। बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद अब आप सारी कंपनीज एनालाइज करोगे कि डिफेंस में आपके पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपके पास बॉयलर से लेके छोटे नट बोल्ट तक की कंपनीज यूज होंगी नए उसमें तो फैक्ट्री। सारे सेक्टर कवर हो जाएंगे अगर सारे हम सेक्टर्स सिर्फ कवर। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज करते हैं तो। करेक्ट। ठीक है। तो वहां पे फिर हम्म। अब आप बॉटम अप अप्रोच करते हो। उसमें भी आपका एक थोड़ा सा एडवांटेज क्या हो जाता है मिड कैप जैसी कैटेगरी में, कि जो कंपनी, जैसे मैंने बताया मिड कैप की रेंज क्या है, 22,000 करोड़ से लेके 64,000 करोड़ से। तो करेक्ट। कोई कंपनी अगर 22,000 करोड़ से बड़ी बनी है, तो इसका मतलब है कि वो अपना एग्जिस्टेंस को प्रूव कर चुकी है। मतलब वहां पे ये डाउट नहीं है कि बिजनेस हम्म। मॉडल सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। करेक्ट। 22,000 करोड़ क्रॉस करने तक में मतलब उसने काफी अपना एक स्केल साइज अचीव कर लिया है। करेक्ट। तो नॉर्मली फिर वहां पे आप देखते हो कि कौन सी कंपनी है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मार्केट लीडर मिलते हैं उस सब सेगमेंट हम्म। जो मिड कैप में पहुंचे होते हैं। जी। तो फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल कंपनी पे एनालिसिस करते हो और फिर उसको हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में लेते हो। ओके। गॉट इट। तो हमने स्टॉक तो चूज कर लिया। ओके। राइट। तो उसके बाद अगर मैंने फॉर एग्जांपल मुझे अभी बताइए आपके पर्टिकुलर फोलियो में कितने स्टॉक्स हैं? तो अभी अभी टाटा मिड जी, कैप जो आप मैनेज कर रहे हो, टाटा मिड कैप फंड, उसमें टोटल स्टॉक्स कितने, क्वांटिटी? अभी समझिए आप लगभग 60 के आसपास हैं। 60 के आसपास स्टॉक्स हैं। हाँ। अब दो केस तो होने ही वाले हैं। जहां से आपने बाइंग किया है वहां से तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा। करेक्ट। अब 4-5 साल एक ही रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। राइट। तो ऐसा कुछ आपका व्यू होता है क्या, या कुछ आपका पैरामीटर्स होते हैं क्या कि इतना ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे, या इतना नीचे आएगा तो भी हम निकल जाएंगे? नहीं, तो देखिए पैरामीटर इस तरह से होते हैं, एग्जिट के 2-3 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, ओके। जिसके बेस पे आप एग्जिट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने किसी सेक्टर पे कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई, हम्म। या किसी कंपनी पे कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई, और आपको लगा कि नहीं, मेरा अंडरस्टैंडिंग वाज रॉन्ग,
ठीक है, मैं ओके। जैसा समझा वैसा नहीं हुआ। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये सारी चीजें होंगी, जबकि ये सारी हम्म। चीजें नहीं हो रही हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए बनाती थी, अचानक से आपने हम्म। देखा कि वो कंपनी प्रोडक्ट बी के लिए बड़ा बड़ा कैपेक्स करने लग गई। पिवट कर दिया उन्होंने, ठीक है, करेक्ट। हम्म। वो आपको लगा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, तो कई हम्म। बार ऐसा होता है कि आपने जो डिसीजन लिया है और आपको लगा कि डिसीजन मुझसे गलती हो गई, तो आप ओके। गलती एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो दैट इज वन वे टू, जब हम लोग एग्जिट करते हैं। एग्जिट। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि जैसे आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम्म। होता है कि एक अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों चीजें साथ में आती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे कोई शेयर खरीदा। ओके। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अर्निंग ग्रोथ मान लीजिए 10% आएगी, 20% आएगी। जैसे अभी मिड कैप जैसी कैटेगरी पे मुझे लगता है कि 15 से 20% की अर्निंग ग्रोथ आराम से आनी चाहिए। ओके। ओके। ठीक है, अब है कि अर्निंग ग्रोथ आनी चालू हुई तो आप कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर स्टॉक बहुत ज्यादा चले, क्योंकि हम लोग का दो एम रहता है एट अ पोर्टफोलियो लेवल। हम लोग क्या ट्राई करते हैं, पहला कि पोर्टफोलियो लेवल पे आपकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहे, क्योंकि मेरा ये बहुत फर्म बिलीव है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि अगर आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ आ रही है तो आप देखोगे कि आपको पोर्टफोलियो रिटर्न बना के देगा। करेक्ट। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई स्टॉक वैल्यूएशन में ज्यादा चल गया, ठीक है, जबकि उसकी हम्म। अर्निंग ग्रोथ मान लीजिए कम है, दूसरी का वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से हम लोग वेट भी एडजस्ट करते हैं। ओके। तो कई बार हम लोग वेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो उसमें है कि जैसे अर्निंग ग्रोथ अभी भी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ए है, उसमें मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है, अभी भी अर्निंग ग्रोथ यहाँ से भी 20% है। लेकिन अचानक से मान लीजिए वो स्टॉक 50% चल गया, तो मुझे लग रहा है ओके। कि नहीं, अब वैल्यूएशन वाइज यहाँ से ज्यादा बेटर सिचुएशन मुझे कंपनी बी में लग रही है। तो आप देखोगे मैं थोड़ा हम्म। अपना कम करूंगा और मैं दूसरे पे इन्वेस्ट करूंगा। और इसीलिए जैसे हम लोग जब ओके। पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने बताया कि 60 स्टॉक है, ठीक है, तो क्यों 60 स्टॉक्स क्यों है, इसका भी एक रीजन ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि मेरा मिड कैप कैटेगरी इटसेल्फ बहुत डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। मिड कैप के अंदर ही आप देखोगे 18-20 सेक्टर्स हैं। हम्म। ठीक, तो अगर आप मिड कैप जैसे पूरे कैटेगरी को प्ले करना चाह रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा रहेंगे। ओके। दैट इज वन। सेकंड, जो मेरा अभी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो आपको एक मिलेगा गवर्नमेंट का लिस्ट ऑफ चैंपियन सेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, हम्म। लिस्ट ऑफ चैंपियन सेक्टर्स इन सर्विसेज। मतलब बेसिकली जो पूरा ट्राई है वो ये है कि ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी रहे। मतलब ऐसा ना रहे कि कुछ ओके। सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स बहुत खराब कर रहे हैं। तो हम्म। पॉलिसी भी इस तरह से आ रही है कि काफी सेक्टर्स, कई सेक्टर्स अच्छे करें, तभी आपको 7% का जीडीपी ग्रोथ कई साल तक सस्टेन रहेगा। करेक्ट। तो अगर आप इन सब थीम्स को प्ले करना चाह रहे हैं और उसमें आप बहुत ज्यादा अपना, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैंने बताया आपको फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, तो आपको ये मालूम नहीं है कि वो 3 महीने में प्ले आउट होगा, 6 महीने में प्ले आउट होगा, लेकिन आपको ये मालूम है 3 साल में अच्छा। प्ले आउट होगा। तो आप उस हिसाब में क्या करते हो, अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो कि आप उसमें से हम्म। भी अच्छी कंपनी लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा वेट उसमें डाल दिया। ओके। तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज बेसिकली रिस्क और रिटर्न, ये दोनों चीज को बैलेंस करते हुए पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसीलिए जो मेरा अप्रोच है वो है कि आप एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखो। और इसीलिए 50-60 कंपनी के आसपास हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी। ओके। तो सर मुझे और एक चीज आपसे पूछनी ये थी कि आपको कोई लिमिट होता है कि मिनिमम इतने स्टॉक लेने हैं या मैक्सिमम इतने लेने हैं? ऐसा कोई रेंज होता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई रेंज नहीं नहीं होता है। है, तो ऐसा अभी कोई। फिलहाल जो सारे मिड कैप में फंड्स चल रहे हैं, कोई भी एएमसी के, तो लोएस्ट कितने हो सकते हैं और हाईएस्ट कितने हैं अभी? अप्रोक्सीमेटली ऐसा कोई फिक्स नहीं, नंबर ऐसा मुझे कुछ नहीं नहीं है, चाहिए। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो होते हैं जैसे कि जो मिड कैप फंड्स हैं, हम्म। हमारे मिड कैप फंड, तो उसमें हम लोगों को मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स रखने होते हैं। 65%? 65%। ओके। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि 150 स्टॉक्स हैं जो मिड कैप हैं, तो उसमें से एटलीस्ट मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 65% वेट तो उन्हीं 150 में से रहेगा। ओके, 65 ये हो गए, बचे हुए 45। बचे हुए 35 के लिए मैं फ्री हूँ। सॉरी, 35। ओके, ठीक 35 के लिए आप
कुछ भी ले सकते हो, मतलब लार्ज स्मॉल कुछ भी ले सकते हो। लार्ज स्मॉल मिड कुछ भी ले सकते हैं। तो कई बार जैसे मैंने बताया कि एट द एंड हमारा टारगेट क्या रहता है कि अर्निंग हम्म। पोर्टफोलियो की अच्छी रहे और आप गॉट रिस्क इट। को मिटिगेट करो। अब 65 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम अगर मैं 100 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। और अगर समझे आपको लगा कि थोड़ा मिड में टेंशन बढ़ रहा है, राइट। तो आप मिड से थोड़ा एलोकेशन कम करके लार्ज में वगैरह ऐसे शिफ्ट करते हो, या स्मॉल में शिफ्ट करते हो, ऐसा चलता है? नहीं बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आपको 65% रखना है मिड कैप में। उसके बाद जो बाकी 35% है उसके लिए आप कंप्लीटली फ्री हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एज ए फंड मैनेजर कोई मुझे हम्म। कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो लार्ज कैप या स्मॉल कैप है, ओके। तो मैं उसको खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास थर्टी फाइव ओके। परसेंट का तो लीवे है ही। करेक्ट। अब सर मुझे ये पूछना है, एज ए इंडिविजुअल, राइट। हमारे कोई भी व्यूअर अभी जो देख रहे हैं, वो हो सकता है, मैं खुद हो सकता हूँ, या हमारी टीम हो सकती है, कोई भी लेमैन, वो अगर रिसर्च करके मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, और आपका रिसर्च, मैं आपके समझो आपका टाटा मिड कैप फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। तो बेटर रिटर्न मुझे कहाँ मिलेंगे? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग को इस तरह सोचना चाहिए कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। ओके। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया में हम लोग 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो 7% अगर जीडीपी ग्रोथ है, उसके बाद आप उसमें 5-6% इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए। ओके। ठीक है। तो हम लोग कंट्री लेवल पे 12 से 13% नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम्म। एट अ कंट्री लेवल। ठीक है। ठीक है। तो जब हम लोग पूरे कंट्री लेवल की बात करते हैं तो उसमें आपको एग्रीकल्चर भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, सर्विसेज भी आता है, गॉट इट। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ये दोनों भी आते हैं। तो हमारा जो स्पेस है, जो अपना इन्वेस्टेबल स्पेस है, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, ठीक है, ये आप मोस्टली देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आता है। मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा इसका शेयर ऑर्गेनाइज्ड का होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कंट्री लेवल पे 13% का आपको दिख रहा है कि नॉमिनल ग्रोथ है, तो एज अ फंड हम्म। हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मिड कैप कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि 15 से 20% की अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए। ओके। करेक्ट। और मुझे लगता है कि इन अ लॉन्ग टर्म आप देखोगे जितना अर्निंग ग्रोथ रहता है उसी के आसपास आपके पोर्टफोलियो रिटर्न रहता है। तो अगर करेक्ट। किसी इन्वेस्टर का 15 से 20% का एक्सपेक्टेशन है तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। और इसमें है कि आपको क्योंकि अभी क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट अगले 5 से 10 साल मुझे लगता है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे जितना ज़्यादा फोकस है, तो आप देखोगे इस कैटेगरी की अर्निंग ग्रोथ लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे? रिसर्च खुद से करके इन्वेस्ट करना बेटर है, या म्यूचुअल फंड स्कीम में डालना बेटर है? क्या लगता है आपको? देखिए मुझे लगता है कि अगर ये आपका फुल टाइम जॉब है, ठीक है, हम्म। और आपको लगता है जैसे अभी फॉर एग्जांपल जितने फंड मैनेजर्स होते हैं ये हमारा फुल टाइम जॉब है, ठीक है, मुझे 18 एग्जैक्टली। साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे हेल्प करने के लिए पूरी रिसर्च टीम है। और ये तो आप अकेले काम नहीं करते हो, आपकी बिल्कुल। टीम है। पूरी टीम तो है, हर सेक्टर उसके के। बारे में भी सर थोड़ा बता दीजिए, आपकी टीम कैसे होती है, नहीं तो तो हमारे उससे ही लोगों को पता चल जाएगा। Yes, तो हमारे यहाँ कैसा होता है कि जो सेटअप होता है उसमें जैसे मेरे भी इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मैं हम्म। पहले सेक्टर एनालिस्ट था। एनालिस्ट है, तो हम करेक्ट। लोग का करियर कैसे स्टार्ट होता है कि आप एक दो सेक्टर के साथ स्टार्ट करते हो, उस सेक्टर हम्म। को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है, बहुत इन डेप्थ जाके। जैसे कि इस 18 साल के एक्सपीरियंस में आप कह सकते हो कि शुरू का जो 12-13 साल था उसमें मैं 2-3 सेक्टर्स पे पूरा सिर्फ काम किया हूँ। ओके। ग्रेट। तो मतलब वो 2-3 सेक्टर पे काफी इन डेप्थ। तो सिमिलरली जैसे हमारे यहाँ पे कोई बैंकिंग है, तो बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में उसने 12-15 साल काम किया है। कोई अगर पावर वाह। एनालिस्ट है तो वो पावर सेक्टर पे 10 साल प्लस काम किया है। ओके। फार्मा पे। तो सिमिलरली तो हम लोग का इस तरह से जैसे बाई साइड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें रिसर्च पे काफी फोकस होता है। तो ठीक। नॉर्मली आप हमारे यहाँ देखोगे तो 8 से 10 लोग हैं जो कि रिसर्च टीम के पार्ट हैं, और हम्म। उनका एवरेज एक्सपीरियंस भी 8-10 साल प्लस होगा, जो अपने सेक्टर पे बहुत अच्छे से काम किए होंगे। ओके। तो फिर एज अ फंड मैनेजर एक मेरा खुद का अपना रिसर्च चलता है, ठीक है, कंपनी से मीटिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये पूरी टीम है जो मुझे इंडिविजुअल सेक्टर पे सपोर्ट करती है। तो मुझे अच्छा। लगता है कि अगर क्योंकि इसमें क्या है कि आपके पास हिस्ट्री है, जैसे आप 5 साल 10 साल 15-20 साल
किसी भी कैटेगरी का उठा के आप देख लो। मुझे लगता है कि लेमैन के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर अ कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन, हम्म। मतलब बहुत 100% डिफिकल्ट। नहीं हो सकती, हाँ, क्योंकि बहुत मैं भी डिफिकल्ट। वही लोगों को आंसर देता हूँ कि मेरा सिंपल क्वेश्चन होता है, बीमार पड़ते हो? हाँ पड़ता हूँ। तो डॉक्टर के पास जाते हो? जाता हो। तो जो पर्ची लिख के देता है वही दवाइयाँ खाते हो? पहली चीज। अगर समझो 6 महीने के बाद फिर बीमार पड़े, सेम आपको बुखार आया है, हम्म। तो सेम चिट्ठी पर्ची आपके पास है, क्यों वो दवाई नहीं खाते, क्यों फिर से डॉक्टर के पास जाते हो? तो वही मैं भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे एक्सपर्टीज है, इतने सालों की मेहनत है, एक बड़ी टीम उसके ऊपर लगी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हमारा क्या होता है, जब हम कोई कोई स्टॉक बाय करें, तो जब भी वो नीचे जाता है तो सेल करने की मतलब हाथ कांपने लगता है, अरे यार लॉस क्यों बुक करना है, जब आएगा ऊपर देख लेते हैं, प्रॉफिट होता है, देखते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। तो हम आपके फोलियो में कई स्टॉक देखते हैं जो मल्टी बैगर बन चुके हैं, बट वो सेम चीज लेमैन को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं होल्ड करूं, अरे 10% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, वो निकल जाता है। सो ये एक बिजनेस है, और एज अ बिजनेस अगर हम उसकी तरफ देखें तो डेफिनेटली आप खुद से भी कर सकते हो एज अ रिटेलर, बट मैं भी बहुत सारे लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेजरली आप फोकस करो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो किसी चैनल के थ्रू जाओ, क्योंकि ये होता है हार्ड अर्न मनी। तो बिल्कुल। हमें क्या लगता है 2 साल 3 साल 4 साल, मैं तो बहुत सारे पोलियो देखता रहता हूँ, 1 लाख से भी ज्यादा हमारा क्लाइंट बेस है। सो डेली मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरी जूम पे मीटिंग्स होती है, तो मैं देखता रहता हूँ कि 5 5 10 10 साल से कई स्टॉक उनके पास पड़े हैं जो Right. आज टोटल 10 15% रिटर्न दे रहे हैं। तो क्यों होल्ड किया? नहीं सर, मुझे लग रहा था आज कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, जाएगा, इसीलिए हम होल्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी रिटेल में है, क्योंकि मैंने जैसे आपके फंड का परफॉर्मेंस देखा ना, तो लास्ट 1 ईयर में 56% है, तीन राइट। साल का रिटर्न समवेयर अराउंड 25% है, और 5 साल का 22% है। अब कंसिस्टेंटली 22% रिटर्न कमाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है। अब इसमें सर मुझे और एक क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर हमने 56% कमाए, बट जो 3 साल है उसमें 25% कमाए, तो क्या रीजन है, इतना गैप क्यों होता है ये? क्योंकि सीधा हमने डबल रिटर्न कमाए। राइट। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट तीन चीज़ें होती हैं जिसमें आप कभी ओके। भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। हम्म। पहला, किसी भी कैटेगरी के लिए आपको फंडामेंटल कैसी लग रही है, ठीक है, फंडामेंटल्स कैसी लग रही है, मतलब कि अर्निंग ग्रोथ कैसा है इन अ वेरी सिंपल टर्म। सर। सेकंड, उसका वैल्यूएशन क्या है। एंड थर्ड, लिक्विडिटी का क्या सिचुएशन है। लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है। करेक्ट। तो ये तीन चीज पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे अभी हम लोग ट्राई करते हैं ऑन मिड कैप, ठीक है, ऑन दीज थ्री टाइम फ्रेम्स। तो पहला तो ये था कि जैसे आप आज से एक साल पहले चले जाइए, मार्च 23 के आसपास, वहां आप ओके। देखो मिड कैप काफी डिप्रेस था, ठीक है। इनफैक्ट उस समय मिड कैप का वैल्यूएशन लार्ज कैप से कम भी शायद रहा था, जी मार्च एक बिल्कुल साल बिल्कुल पहले। था, मिड और स्मॉल दोनों का वैल्यूएशन कम यस। था। यस। तो सबसे पहले क्या होता है कि अब वहां से ये सब पीएलआई स्कीम्स ये सब चालू हुई, ठीक है। हमने देखा हम्म। डिफरेंट पॉलिसीज आ रही हैं। हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिसमें कि मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। जैसे मैंने पूरा बताया कि पूरा ये जो करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, अगर आप बिलीव करते हो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ना है, या फिर जो मैंने बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर उसका शेयर बढ़ना है, तो बाय डिफॉल्ट जो कंपनीज मिड कैप और इन सब में हैं, आप उनका देखोगे अर्निंग ग्रोथ बेटर रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करेक्ट। कंपनीज अभी मिड कैप में हैं। 10 साल बाद वो बन जाएंगी तो वो लार्ज कैप में बन जाएंगी, लेकिन अभी अगले 5 10 साल तक है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ये समझ में आया कि यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी अच्छी है, जो अच्छा। कि आपको पॉजिटिव मिला। फिर आप सेकंड आ जाते हो वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पे जैसे मैंने बताया कि पिछले एक साल पहले वैल्यूएशन काफी अच्छा था, ठीक है। करेक्ट। अभी जैसे अगर मैं कंपेयर करूं फॉर एग्जांपल लार्ज कैप और मिड कैप को, कि अभी से क्या करना चाहिए, ठीक है, कि चलिए 50 55% तो रिटर्न एक साल में बन गया, लेकिन अगर अभी हाँ, कोई क्योंकि नया अभी वो इन्वेस्टर आ रहा है। मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था, क्योंकि सेबी का ये सबसे ज्यादा तो सबसे बड़े एनालिस्ट तो अभी वो बने हैं,
क्योंकि वही बोलने लगे कि अभी यहाँ पे बबल हुआ है, वहां पे बबल हुआ है। तो क्या सच में मिड कैप में और स्मॉल कैप में बबल हो चुका है? दूर रहना चाहिए, इन्वेस्ट और करना चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, कि मुझे आपके 56% मिल गए, तो राइट। अब मुझे क्या करना है, रुकना है या प्रॉफिट बुकिंग करके एफडी करनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इसको मुझे कैसा लगता है कि जैसे अगर मैं अभी अपने फंड की बात करूं, मिड कैप फंड की, हम्म। अगर अगले मुझे 3 से 5 साल की भी बात करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सारे मैक्रोज प्लेस्ड हैं, आपको करेक्ट। अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलेगी। ओके। मतलब आप 15% प्लस टाइप की अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम्म। अर्निंग ग्रोथ पे कोई चैलेंज नहीं है। दूसरा करेक्ट। फर्क के बाद होता है कि अब आ जाता है इंडिविजुअल फंड मैनेजर का स्टाइल। जैसे मैंने बताया कि क्यों मेरे पास अभी 55-60 कंपनी है, क्योंकि रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी हम लोग मैनेज करते हैं। तो एग्जैक्टली। जैसे कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चल गया तो उसमें मैंने जैसे बुक करके कंट्रोल में रखना है। थोड़े दूसरे स्टॉक, तो बेसिकली रिस्क मिटिगेट करना भी, या एटलीस्ट रिस्क रिड्यूस करना, मिटिगेट तो आप पूरा नहीं कर सकते हो, लेकिन रिस्क करेक्ट। थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखना कि ओके। कोई अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा चल गया है या किसी सेक्टर पे आपका बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और वो सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्क वाइज कम करो। ओके। तो इसीलिए जैसे अभी मैंने बताया कि आप 60 स्टॉक है और इसी के आसपास रहेगा, इसका एक रीज़न ये भी है। हम्म। फिर एक और दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे आप पिछले 6 महीने में देखोगे तो मैंने कई स्टॉक्स नए ऐड किए। करेक्ट। ठीक है, तो वो नए स्टॉक्स जो हैं, वो आपको स्मॉल कैप साइड भी मिलेंगे, लार्ज कैप साइड भी मिलेंगे, जहां पे मुझे ओके। लगा कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है अभी। ठीक है, तो इस तरह से तो ये बहुत ही फंड मैनेजर स्पेसिफिक हो जाता है कि कौन सा फंड ओके। मैनेजर कितना रिस्क ले रहा है। नॉर्मली जैसे एट टाटा म्यूचुअल फंड हम लोग का एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस। ओके। ठीक है, इनफैक्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी आप कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, इसके दो पार्ट्स होते हम्म। हैं। ओके। फर्स्ट पार्ट इज, जैसे आज कोई स्टॉक मान लीजिए 100 रुपए का है, हम्म। उस 100 रुपए का आज का स्टॉक प्राइस इज द ओनली रियल थिंग जिस पे आपने खरीदा। उसके ओके। बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा अजम्पशन है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये 100 150 बनेगा या 120 बनेगा या 200 बनेगा। बट जो 100 आपका आज का प्राइस है, दैट इज वन रियल थिंग। तो किस प्राइस एग्जैक्टली। पे आप खरीद रहे हो, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू कि आगे वो कैसा करने वाला है। एग्जैक्टली, बट आज मिड कैप सच में महंगा है क्या? हाँ, तो वही मैं आता हूँ। तो जैसे अगर अभी आप सेबी ने एक बड़ा अच्छा चीज किया है कि सेबी का आप देखोगे कई डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं। ठीक है, जिसमें हम्म। सारे लोगों ने प्रोवाइड किया है क्या हमारा वैल्यूएशन चल रहा है एज अच्छा। कंपेयर टू लार्ज कैप, एज कंपेयर टू इंडेक्स। हम्म। ठीक है, तो मुझे लगता है वो डॉक्यूमेंट और वो बहुत अच्छा वर्किंग है। तो अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो आपको आज के समय में दिखेगा मिड कैप लार्ज कैप से करीब करीब 15-20% महंगा चल रहा है। 15-20% से महंगा है लार्ज कैप से? लार्ज कैप से। ओके। ठीक है, ठीक। अब है, ये मैं अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ जस्ट टू मेक द थिंग हम्म। इजियर। जैसे मान लीजिए अगर लार्ज कैप 20 टाइम्स चल रहा है, तो मिड कैप करीब करीब 24 टाइम्स चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके। ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड पे। ओके। अब हम लोग को ये समझना चाहिए कि किसी चीज के लिए आप ज्यादा पैसा कब दोगे। अगर मिड कैप महंगा है और अगर अभी आज के दिन पे आप खरीदना चाहते हो, तो द ओनली रीजन कैन बी कि आपको वहां से अर्निंग ग्रोथ ज्यादा है, तभी आपका रिटर्न जस्टिफाई होगा। डेफिनेटली। तो जैसे मैंने बताया कि जो हम मेरा एक्सपेक्टेशन है पर्सनली, कि अगर आप लार्ज कैप से कंपेयर करोगे मिड कैप कैटेगरी को, वहां पे आपको अर्निंग ग्रोथ भी ज्यादा मिलने वाली है। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ दोनों पैरामीटर को एक साथ रखोगे, तो मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिखता है। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे आपने 3 साल का रिटर्न देखा, 5 साल का रिटर्न देखा, जो 20 के हम्म। आसपास के नंबर जो आपने बताए, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन ऐसा होना चाहिए, अगर कोई आज के समय आ रहा है तो उसके दिमाग में वो 55% रिटर्न का नंबर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट। उसके करेक्ट। दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 3 साल बैठना है इसमें। करेक्ट अगर है। 2-3 साल से छोटा टाइम होराइजन हो तो हम्म। नॉट द मिड में राइट। नहीं आना चाहिए। करेक्ट। मतलब मेरे हिसाब से तो इक्विटी मार्केट इज, इक्विटी में ही नहीं आना चाहिए। अगर सही। आपका कभी भी साल 2 साल टाइप का व्यू लेके चल रहे हो, तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डेट फंड बैलेंस वगैरह जा हाइब्रिड, सकते हाँ आप उन हैं, सब में जाओ। लिक्विड में वगैरह जा सकते। करेक्ट। लेकिन अगर आप अभी भी 3 से 5 साल का व्यू बना के आ रहे हैं और
दूसरा फिर आप जैसे जो एडवाइजर हैं जिनको बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड का आइडिया है, किस फंड में आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, रिवॉर्ड ज्यादा ले रहे हो, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एसेट एलोकेशन ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जैक्टली। इस तरह की सिचुएशन में। एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एफर्ट शुड नेवर बी ऑन टाइमिंग द मार्केट, कि अभी 3 महीने बाद डाले, 6 महीने बाद डाले। अटेम्प्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप कितने लंबे समय तक डाल रहे हो। एग्जैक्टली। अब आज के समय आप पैसा डाल दीजिए, लमसम डाल दीजिए, आप उसको 5 साल 7 साल अगर आप छोड़ देते हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में जहां खुद कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ 12-13% होने वाला है, आप डिसअपॉइंट। लेकिन अगर आप 6 महीने के 100%। हिसाब से आ रहे हैं या पिछला 1 साल का 55% देख के उस एक्सपेक्टेशन में 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। सो इसका मतलब सर सिंपल है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मैं लमसम भी अभी डाल सकता हूँ और एसआईपी भी कर सकता हूँ। देखिए एसआईपी तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि करेक्ट। एसआईपी तो बिल्कुल मिड कैप जैसी कैटेगरी के लिए नो हर ब्रेनर है। एक इंसान ने करनी चाहिए, एसआईपी तो कंपलसरी सबने ही करनी चाहिए, बिल्कुल। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी, अगर मैं 15% अर्निंग ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो मतलब समझिए अगर आपको ये 15% भी सीएजीआर देता है, तो द काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो इस कैटेगरी से। करेक्ट। बहुत मतलब अच्छा कंपाउंडिंग होता करेक्ट, आप लॉन्ग टर्म भी देखिए, आप सेंसेक्स निफ्टी किसी का भी उठाइए, 13-14-15% के आसपास का सीएजीआर होगा। तेरह चौदह है। करेक्ट। परसेंट बहुत अच्छा नंबर है अगर आप वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से लंबे पीरियड में देखें। 100%। राइट। तो मैं भी क्लाइंट को हमारे सारे यही बोलता हूँ कि बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए कि मुझे 100 करोड़ का फोलियो बनाना है या 50 करोड़ का बनाना है, बट उस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए और उतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर आप तो बोलते हो 5 5 साल के लिए रखो, 10 साल के लिए रखो। अरे पैसा एंजॉय कब करे? तो जब तक पैसा बनेगा नहीं तब तक एंजॉय ही करके फायदा क्या है? अभी एंजॉय करोगे 2 4 साल के लिए तो फिर पूरी जिंदगी धक्के मार के गुजारनी पड़ेगी। तो अभी से इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन लगाओगे, 4 5 साल आपके थोड़े आप बोल सकते हो कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट 5 साल के बाद इतनी बड़ी वेल्थ बन जाएगी ना कि उसको छोटी मोटी एसडब्ल्यूपी भी लगा दोगे आराम से, जितना अभी आप कमा रहे हो ना उतनी सैलरी वो भी दे देगा आपको। बिल्कुल। सो ये लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया था सर। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सेम ईयर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने करे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आपके साथ और एक पार्ट बनाना है मुझे, क्योंकि आपके साथ ये मैंने पहला पार्ट बनाया है। अब बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, उनके जो भी डाउट्स होंगे, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगला पार्ट हम सेम सर बनाएंगे। प्लीज़ मैं आपको अभी से रिक्वेस्ट करके रख देता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उस पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट है। 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर। थैंक यू सर। थैंक नमस्कार यू सर। सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बाय। अगर जेन्युइनली आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको वैल्यू मिली है, कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज इसे लाइक करना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि सबको पता चले एक फंड कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे रिसर्च किया जाता है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।